हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर। और पिछली क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत कंडक्टर के बारे में डिस्कशन किया था, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। वही नेक्स्ट कंटिन्यू। अच्छा, ये देखो एक कंडक्टर है, कंडक्टर विद कैविटी। कंडक्टर के अंदर एक खाली जगह है जिसको हम कैविटी बोलते हैं। तो एक तरह से होलो कंडक्टर है, और होलो कंडक्टर में दो सरफेस होगी, एक इनर सरफेस। इनर सरफेस को S1 के सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आउटर सरफेस को S2 के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस एम्प्टी स्पेस में कैविटी में एक पॉइंट चार्ज रखा है Q1, और इस कंडक्टर को हमने बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज Q2 दिया है, और इस कंडक्टर के बाहर आउटसाइड में एक थर्ड चार्ज रखा हुआ है Q3। नाउ क्या होगा, जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम करें तो अब S1 सरफेस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसा मैंने पिछली क्लासेस में बताया था। S1 पर जो यहाँ प्लस Q1 चार्ज है, इसका अपोजिट साइन का चार्ज S1 पर आ जाएगा Q1, और S1 और S2 का टोटल चार्ज Q2 के बराबर होगा। तो S2 पर चार्ज कितना आएगा, इस S2 सरफेस पर Q1 प्लस Q2 के इक्वल ये चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब S3 चार्ज हो या नहीं हो, यहाँ S2 पर चार्ज कितना ही रहेगा। S2 पर कितना चार्ज है वो इस Q3 की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर Q3 पर ये जरूर डिस्ट्रीब्यूट होता है, S2 पर चार्ज कहाँ कितना आएगा, मतलब सिग्मा की वैल्यू इस S2 पर हर जगह अलग अलग होगी, कितनी होगी वो Q3 पर डिपेंड करेगा, उसकी लोकेशन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ हमारा पॉइंट यह है कि अब हम यहाँ तीन अलग अलग पॉइंट कंसीडर करें, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारा इस टॉपिक का है वो यह है कि इस S2 के अंदर S2 के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट नजर आ रहे हैं यहाँ डायग्राम में, एक तो बी पॉइंट और एक ए पॉइंट। ये जो पूरी S2 सरफेस है इसके अंदर अंदर कौन कौन से पॉइंट है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी जो पॉइंट है इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ड्यू टू कौन से चार्ज, S2 के अंदर जितने भी पॉइंट हैं जैसे A और B पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ड्यू टू द चार्जेस ऑन S2 सरफेस एंड आउटसाइड द S2 सरफेस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at each and every point inside the S2 surface is zero due to charges on surface S2 and outside S2। तो S2 पर चार्ज कितना है Q1 plus Q2, और S2 के बाहर कितना चार्ज है Q3। तो Q1 plus Q2 चार्ज जो S2 पर है और उसके आउटसाइड में जो Q3 चार्ज है, इन दोनों चार्जेस के सिस्टम के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड S2 के अंदर हर जगह पर जीरो होता है। इसका मतलब ये इनसाइड और आउटसाइड को बिल्कुल आइसोलेटेड कर देता है कि आउटसाइड का इफेक्ट अंदर नहीं होगा कुछ भी। तो ये भी आउटसाइड में चार्ज है, ये भी आउटसाइड में, तो S2 पर जो चार्ज है और S2 के बाहर जो चार्ज है आउटसाइड में, उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड S2 के अंदर हर पॉइंट पर जीरो होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर चार्ज इज जीरो इनसाइड S2 सरफेस। तो S2 सरफेस के अंदर हर पॉइंट पर इसके आउटसाइड वाले चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। अब उसी तरह से S2 के अंदर जितना चार्ज है, S2 के अंदर कौन कौन सा चार्ज है, एक तो ये -Q1 जो S1 पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक Q1, इन दोनों के कारण मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड S2 के बाहर हर पॉइंट पर जीरो होगा। तो यहां अभी मैंने एक ही पॉइंट बताया C, तो C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा किसके कारण, Q1 एंड -Q1 के कारण। इस C पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, S2 के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सब के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये इसका कांसेप्ट है। इनसाइड और आउटसाइड को बिल्कुल हम आइसोलेटेड कर देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंडक्टर की प्रॉब्लम दिखने में बहुत डिफिकल्ट होती है लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसानी से होती है, और मैक्सिमम जो डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज आती है, मैक्सिमम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वो इस कांसेप्ट से सॉल्व होते हैं। इनसाइड और आउटसाइड बिल्कुल एक दूसरे से आउटसाइड आइसोलेटेड है। S2 के बाहर जितना भी चार्ज लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो,
उसका नेट इफेक्ट H2 के अंदर 0 होगा। अब देखो इसका मीनिंग यह है, जैसे बी पॉइंट पर मैंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इस H2 और इसके बाहर वाले चार्जेस के कारण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है H2 पर जो चार्ज है उसके कारण बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। Q3 के कारण भी बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन Q3 और इसको मिलाने के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी पॉइंट पर 0 होगा। किसी एक चार्ज जो आउटसाइड में है उसके कारण 0 होना जरूरी नहीं है, जो भी H2 के बाहर जितने चार्जेस हैं उन सब के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। किसी एक सिंगल चार्ज के कारण 0 होना कंपलसरी नहीं है। तो ये कंडक्टिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन प्रॉपर्टीज। अब देखो these are the two conducting concentric spherical shape। होलो स्फीयर है, दोनों का सेंटर कॉमन है, इनर वाले स्फीयर की रेडियस a है और आउटर स्फीयर की रेडियस b है। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि इनर स्फीयर को हमने चार्ज दिया q1, आउटर स्फीयर को चार्ज दिया q2, ये दे रखा है। तो हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इनर स्फीयर का पोटेंशियल अगर मैं v1 कंसीडर करूं, आउटर का v2, तो v1 v2 इज इक्वल टू ये आया था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो पहले और दूसरे स्फीयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वापस से इसको समझा रहा हूं। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों स्फीयर के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है कौन से स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है? केवल इनर स्फीयर के। यहाँ q1 आ रहा है, q2 तो इस एक्सप्रेशन में कहीं आ ही नहीं रहा, तो आउटर स्फीयर का अगर चार्ज में चेंज करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस आउटर स्फीयर पे जो चार्ज है ना, इस चार्ज के कारण अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सेम है, सॉरी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल सेम है। इस Q2 चार्ज के कारण अंदर यहाँ सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। जब सब जगह पोटेंशियल सेम है तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे इस Q2 चार्ज के कारण तो वो जीरो के बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड ड्यू टू चार्ज ऑन इनर स्फीयर नॉट ऑन आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर के चार्ज को हम कुछ भी चेंज कर दें, इसको जीरो कर दें, डबल कर दें, हाफ कर दें, माइनस से प्लस कर दें, कुछ भी कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज ऑन आउटर स्फीयर। केवल इनर स्फीयर के चार्ज पर चार्ज डिपेंड करता है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें ये अंदर जो कंडक्टिंग स्फीयर है Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। अब हमारा पार्ट ये है कि हमें इसमें अभी चार्ज ये दे रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लिखें क्वेश्चन की लैंग्वेज, फाइंड हमें कैलकुलेट करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर फर्स्ट पार्ट। अगर दोनों स्फीयर को हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो वायर से जोड़ने के पहले इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। तो वायर से जोड़ने के बाद इनर स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, आउटर स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? अब सॉल्यूशन। अब देखो ये दोनों स्फीयर को हमने वायर से जोड़ा। अब वायर से जोड़ते हैं, कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर की तरफ चार्ज जाएगा।
अब जिन दो चीजों को हमने आपस में जोड़ा है उनका चार्ज बदलेगा। तो मान लो इस इनर स्फीयर पर चार्ज चेंज होकर q1 डैश आ गया और आउटर स्फीयर पर चार्ज q2 डैश आ गया। तो हमारे इस फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना क्या है, q1 डैश एंड q2 डैश। हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आफ्टर वायर से जोड़ने के बाद। वायर से जोड़ने के पहले तो इस पर चार्ज q1 दे रखा है, इस पर भी q2 दे रखा है। वायर से जोड़ने के बाद कितना कितना चार्ज होगा वो हमें निकालना है। अब देखो जिन भी दो चीजों को हम यहाँ चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक क्या चीज सेम नहीं हो जाए, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल। जिन भी दो चीजों को हम वायर से जोड़ते हैं, जिन दो कंडक्टर को हम वायर से जोड़ते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो वायर से जोड़ने के बाद दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम होगा, v1 और v2 बराबर होंगे। अब अगर v1 और v2 बराबर हैं तो v1 माइनस v2 क्या होगा, 0 होगा। v1 माइनस v2 क्या होगा, जैसे यहाँ v1 माइनस v2 निकालूंगा तो क्या आएगा, k q1 डैश 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही है ना। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड करता है। इनर स्फीयर का चार्ज वायर से जोड़ने के बाद q1 डैश है, और लेकिन वायर से जोड़ने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो v1 माइनस v2 0 के बराबर आ गया। अब v1 माइनस v2 0 के इक्वल है, अब a और b तो बराबर हो नहीं सकते, दोनों स्फीयर अलग अलग रेडियस के हैं, ये चीज इक्वल 0 नहीं हो सकती, तो q1 डैश टू 0 ना होगा। तो इसका आंसर क्या आया, q1 डैश बराबर 0। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर बाय चार्ज कंजर्वेशन। अब देखो चार्ज कंजर्वेशन क्या है, इन दो कंडक्टिंग स्फीयर को हम आपस में जोड़ रहे हैं वायर से। तो वायर से जोड़ने के पहले इन दोनों का जो टोटल चार्ज था वो कितना था, वायर से जोड़ने के बाद टोटल चार्ज के इक्वल होगा। तो q1 प्लस q2 वायर से जोड़ने के पहले था, अब q1 की वैल्यू तो 0 है, तो q2 डैश कितना आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इन दो कंडक्टिंग स्फीयर को हम वायर से जोड़ते हैं तो इनर स्फीयर पर फाइनली चार्ज क्या हो जाता है, किस इनर स्फीयर पे चार्ज 0 हो जाता है और आउटर पे चार्ज q1 प्लस q2 आ जाता है। इसका मतलब इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को अगर वायर से जोड़ूंगा तो इनर स्फीयर का सारा चार्ज आउटर स्फीयर पे चला जाएगा, तो इनर स्फीयर पे चार्ज 0 हो जाएगा, सारा चार्ज आउटर स्फीयर पर कनेक्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट है, हमने अभी फर्स्ट पार्ट में तो दोनों स्फीयर को आपस में वायर से जोड़ा था, अब दोनों को आपस में जोड़ने की जगह हम आउटर स्फीयर को अर्थ से जोड़ दें। और किसी भी चीज को अर्थ से जोड़ने का मतलब होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। तो हम आउटर स्फीयर की अर्थिंग कर रहे हैं, आउटर स्फीयर की अर्थिंग कर रहे हैं, तो अर्थिंग करने के बाद हमें दोनों स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कैसा होगा। देखो ये आउटर स्फीयर को हमने अर्थ से जोड़ा, अब आउटर स्फीयर को अर्थिंग करने का मतलब हो गया अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0। और जिन भी दो चीजों को हम कंडक्टर को वायर से जोड़ते हैं दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो आउटर स्फीयर के पोटेंशियल को हमने v2 कहा था और अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो v2 बराबर 0 हो जाएगा। आउटर स्फीयर का जिस भी चीज को हम अर्थ से जोड़ते हैं
उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अर्थिंग का मतलब है उसका पोटेंशियल जीरो करना। अब ये दोनों स्फीयर है, मैंने जो इस स्फीयर को पहले वाले अंदर वाले स्फीयर को तो किसी से जोड़ा ही नहीं है, तो इसके चार्ज में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, चार्ज हवा में से तोड़कर आएगा नहीं कि यहाँ इसको जोड़ा तो यहाँ हवा में से चार्ज आ गया। चार्ज को फ्लो होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कंडक्टिंग मीडियम, तभी चार्ज इधर से उधर जाता है। तो हमने इस इनर स्फीयर को किसी चीज से नहीं जोड़ा तो इसके चार्ज में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो एक आंसर तो Q1 डैश का Q1 के बराबर आएगा। इस इनर स्फीयर पे तो चार्ज वही रहेगा जो पहले था। अब आउटर स्फीयर का चार्ज मान लेते हैं Q2 डैश आ गया। अब Q2 डैश की वैल्यू हमें और निकालनी है इस क्वेश्चन में। अब Q2 डैश को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो इस आउटर स्फीयर का पोटेंशियल लिखे, तो पोटेंशियल का मतलब होता है इसकी सरफेस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल। अब यहां पोटेंशियल लिखूंगा जितने भी चार्ज है Q1 और Q2 दोनों के कारण। जब Q1 के चार्ज लिखूंगा तो Q1 के लिए तो ये पॉइंट आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट के लिए तो स्फीयर के चार्ज को सेंटर पे रखा पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो सेंटर पे रखा पॉइंट चार्ज मानेंगे तो ये डिस्टेंस r कितनी हो जाएगी, इस आउटर स्फीयर की रेडियस प्लस जो Q2 डैश चार्ज है, Q2 डैश चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल लिखूंगा तो ये सरफेस पर है, और सरफेस पर पोटेंशियल निकालने के लिए तो उसकी रेडियस से डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड कर दिया। और यह V2 हमें 0 के बराबर नॉन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस Q1। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। If inner sphere is joined with earth, अगर हम इनर स्फीयर को अर्थिंग करेंगे तो अब हमें इसमें चार्ज बताना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। पहले की तरह क्या होगा, देखो ये है इनर स्फीयर की मैंने अर्थिंग की है तो आउटर स्फीयर का चार्ज नहीं बदलेगा। तो एक आंसर तो ये आ गया Q2 डैश इज इक्वल टू Q2, क्योंकि हमने आउटर स्फीयर को कहीं किसी से जोड़ा नहीं है, और जब तक यहाँ ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है अपने चार्ज को चेंज नहीं कर सकता। चार्ज हवा में से फ्लो नहीं होता है, चार्ज के लिए कंडक्टिंग मीडियम चाहिए फ्लो कराने के लिए। अब इनर स्फीयर का चार्ज चेंज हो सकता है, इसको अर्थ से जोड़ा है तो मान लें इस इनर स्फीयर का जोड़ने के बाद चार्ज Q1 डैश हो गया। अब Q1 की वैल्यू को निकालने के लिए इनर स्फीयर का पोटेंशियल मैंने V1 कंसीडर किया है तो V1 0 के बराबर होगा। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, और जिन दो कंडक्टर को हम आपस में कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो जो अर्थ का पोटेंशियल है वायर से जोड़ने के बाद उसका पोटेंशियल स्फीयर का भी 0 हो जाएगा। तो अर्थिंग करने का मतलब है जिस चीज को अर्थिंग करते हैं उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, ये अर्थिंग का मतलब होता है। V1 इज इक्वल टू 0 है, इस इनर स्फीयर का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, वापस इनर स्फीयर के पोटेंशियल का मतलब इसकी सरफेस पर पोटेंशियल। अब सरफेस पर पोटेंशियल निकालूंगा तो Q1 डैश के कारण जब निकालूंगा तो नीचे किससे डिवाइड करूंगा, इस नीचे वाले इनर वाले स्फीयर की रेडियस से डिवाइड करूंगा ना, और इसकी रेडियस a है। जब Q2 डैश चार्ज के कारण निकालूंगा तो Q2 चार्ज के लिए ये जो आउटर स्फीयर है इसके लिए तो पॉइंट अंदर है ना, और अंदर वाले पॉइंट पर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। होलो स्फीयर के अंदर सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, वही होता है जितना सरफेस पर होता है। तो यहाँ किससे डिवाइड करूंगा,
होलो स्फीयर की रेडियस से b से डिवाइड करूंगा। तो ये पोटेंशियल आ गया इनर स्फीयर का, इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास एक सिंगल अननोन है q2 डैश या q1 डैश, तो आ जाएगा इससे माइनस q2 अपॉन b इंटू a। तो ये इसका आंसर। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट एंड कंडक्टिंग शीट। इनमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत बार बार बच्चे आते रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, सर कंडक्टिंग में ये फॉर्मूला, नॉन कंडक्टिंग में ये फॉर्मूला। तो उन सारी चीजों को, हम सारे कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं उसका रिवीजन करा रहा हूं। नॉन कंडक्टिंग शीट इनफाइनाइटली लार्ज, इस शीट को मैंने क्यू चार्ज दिया, इसका एरिया ए है, तो इसके आसपास वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब Q अपॉन ए क्या है? सिग्मा, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूं, जहां सिग्मा का मतलब है Q अपॉन ए। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए पढ़े थे। अब कंडक्टिंग शीट के लिए इसमें क्या चेंज होगा उसको डिस्कस करते हैं। फॉर देखो इन दोनों शीट में कोई अंतर नहीं है, ज्योमेट्रिकली ये दोनों आइडेंटिकल शीट है, बस दोनों का मटेरियल अलग अलग है, ये प्लास्टिक की है या आयरन की है, ठीक है। केवल एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है और एक कंडक्टिंग मटेरियल की शीट है। डिफरेंस ये है दिखने में, शेप एंड साइज, कलर वगैरह सब आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब अगर दोनों शीटों को कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, चार्ज अगर सेम देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह है इसमें कि जब हम कंडक्टिंग शीट को चार्ज देते हैं ना, तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखो जैसे ये शीट है, अब इस शीट की क्या है, एक तो सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है। वैसे तो सरफेस ये भी है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 0 है, तो ये वाली सरफेस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसको भी नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 0 है तो इसकी दो सरफेस कंसीडर करूंगा, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इस वाली सरफेस का एरिया भी ए है, इस वाली सरफेस का एरिया भी ए के बराबर है, तो दोनों सरफेस का एरिया अगर ए के इक्वल है तो इसमें सिग्मा का मतलब क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 है। और अगर यहां पर Q अपॉन 2a की जगह ये लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की टर्म में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको फॉर्मूले नजर आएंगे अलग अलग, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में। इसको दूसरे तरीके से हम समझते हैं, जब मैं इस शीट को Q चार्ज देता हूं तो ये शीट अगर आइसोलेटेड है तो इधर वाली साइड इसकी दोनों सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेफ्ट में और राइट में, और दोनों सरफेस आइडेंटिकल है, आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी Q/2 इधर भी Q/2। अब इधर और इधर चार्ज सेम है तो चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी, सिग्मा 1 सिग्मा 1। और चार्ज डेंसिटी कैसे निकालता हूं, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। इस साइड में निकालूंगा तो इधर का चार्ज और इधर का एरिया एक के बराबर, तो ये सिग्मा इसके बराबर आया। तो इस तरह से आप देखो शीट नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग, अगर दोनों को हमने चार्ज इक्वल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में दोनों शीटों का सिग्मा सेम दे रखा है
सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों शीट में सेम है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा और उसमें आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। नॉन कंडक्टिंग में 2 से डिवाइड होगा, कंडक्टिंग में 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको गलती जहां भी कंफ्यूजन हो इस थ्योरी को एक बार रिवाइज कर लेना, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट है इनफाइनाइटली लार्ज, कंडक्टिंग शीट है और शीट को मैंने टोटल क्यू चार्ज दिया है, इसका एरिया ए है और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा है यूनिफॉर्म, है ना। अब यहाँ चार्ज दूंगा, पिछले केस में तो क्या था, ये शीट आइसोलेटेड थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रख रहा था, तो जो भी हम क्यू चार्ज दे रहे थे वो आधा इधर आ रहा था आधा इधर आ रहा था। लेकिन अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों तरफ चार्ज इक्वल नहीं आएगा। तो मान लेते हैं इस राइट हैंड साइड पर चार्ज Q1 और लेफ्ट हैंड साइड पर, मैं पहले सॉल्यूशन के लिए अलग विंडो खोल देते हैं। हाँ, तो अब क्या होगा, इस कंडक्टिंग शीट की दो सरफेसेस होती है, एक ये वाली और एक ये वाली सरफेस। तो S1 पे कितना चार्ज आएगा, S2 पे कितना चार्ज आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये शीट आइसोलेटेड होती, तो जो भी टोटल चार्ज दिया है उसका हाफ चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होता, हाफ इधर होता। लेकिन अब दोनों तरफ बराबर नहीं होगा अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो एज्यूम करते हैं इस साइड में Q1 चार्ज होगा, इसमें Q2 होगा और हमें Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है हमें, Q1 फाइंड आउट करना है, Q2 फाइंड आउट करना है। ये दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी Q1 प्लस Q2 बराबर कैपिटल Q, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि हमने जो टोटल चार्ज Q दिया था वही इन दोनों चार्जेस का सम Q के बराबर है। अब एक और इक्वेशन चाहिए, और एक और इक्वेशन कैसे लाएंगे, जो कंडक्टर की मैंने पहली प्रॉपर्टी दिखाई थी, कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी क्या है, जरा नोट्स खोल के दिखाओ। यस, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर को जो भी हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं वो हमेशा उसकी सरफेस पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उसके कारण कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो कंडक्टर के अंदर यहां अगर एक पॉइंट कंसीडर करूंगा P, तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। ये दूसरी इक्वेशन है। अब कंडक्टर के अंदर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक तो Q1 चार्ज के कारण होगा और इस Q1 चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1, और E1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन। Q1 की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। इसी तरह से इस Q2 चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा E2, और E2 की वैल्यू इसके बराबर होगी। और एक तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये प्लेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो P पॉइंट पर लगेगा इधर की तरफ। अब P पॉइंट पर ये तीन तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं और इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट सम जीरो दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहाँ
ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन होगा और इन तीनों का सम 0। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सम E1 के बराबर होगा। तो इक्वेशन क्या हो गई, E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E2 इक्वल। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास दो अननोन है Q1 एंड Q2 और दो इक्वेशन है Q1 Q2 में। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम Q1 Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों देखो मैं ऑलमोस्ट डेली एक दो वीडियोस आप पे डालता हूँ और बिल्कुल लेटेस्ट जो बनाया हुआ है। अभी कोरोना के टाइम लॉकडाउन चल रहा है, हमारी क्लासेस नहीं है ऑफलाइन क्लासेस, तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए मैंने इस तरह से ये वीडियो बनाए हैं और पहली बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप मुझे ज़रूर वहाँ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। और इस कोरोना के टाइम में आप लोगों की भी ऑफलाइन क्लासेस हैम्पर हो रही है, लेकिन मेरी एडवाइस है इस तरह से ऑनलाइन आप इस तरह से मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट जो भी मेरे वीडियोस बनेंगे और भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ वो सब आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू मिल पाएगी। देखो in this question there are two parallel infinitely large conducting sheets. Both sheets are identical and area of both the sheets are same. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है कि सरफेस पे कितना चार्ज होगा। तो हर कंडक्टिंग शीट की दो सरफेस, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, तो टोटल कितनी सरफेस हो गई, S1 S2 S3 एंड S4, 4 सरफेसेस हो गई। और हर एक सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो इस कंडक्टिंग शीट को हम इस तरह से भी बना सकते हैं और एक लाइन खींच के भी बना सकते हैं। बस ये अंडरस्टूड है कि हाँ इसकी दो सरफेस होगी। अब इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का मेथड क्या है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो दोनों शीटों का जो टोटल चार्ज है, कितना है टोटल चार्ज, Q में -2Q ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा, -Q चार्ज। अब टोटल चार्ज का हाफ चार्ज, जो भी टोटल चार्ज है इसका हाफ चार्ज जो आउटर मोस्ट सरफेस है उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आउटर मोस्ट सरफेस S1 S2 S3 S4 में कौन सी है, एक तो S4 है और एक S1 है। तो ये जो टोटल चार्ज -Q है इसका हाफ हाफ दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर कितना आ गया, -Q/2 -Q/2। ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप हमारी होगी S1 और S2 पर जो चार्ज का सम है वो इसके बराबर होगा जितना दिया है। अब यहाँ S2 पर चार्ज अगर x मान लो तो इन दोनों तरफ के चार्ज का सम q है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, -Q/2 + x = q। तो अब इससे x कितना आ गया, 3Q/2।
तो x की वैल्यू 3q/2 आ गई। अब x की वैल्यू आने के बाद अगर आपने इसका चार्ज x कहा है तो ये जो फेसिंग साइड होती है S2 और S3 क्या है, एक दूसरे की फेसिंग साइड है, तो पैरेलल साइड है, आमने सामने वाली फेसिंग साइड है, तो इन दोनों S2 और S3 पर हमेशा चार्ज जो होता है ना सेम मैग्नीट्यूड का होता है एंड अपोजिट साइन का। S2 और S3 पर चार्ज जो होगा सेम साइन मैग्नीट्यूड का अपोजिट, तो अगर इस पर x है तो इस पे कितना होगा -x चार्ज, इस पर -x चार्ज होगा, x की वैल्यू नॉन है तो तीन चीजों पे चार्ज आएगा। अब फोर्थ S3 और S4 पे जो चार्ज का सम होगा -2q के बराबर होगा, तो x3 और x4 के चार्ज का सम -2q के बराबर होगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी -x प्लस -q/2 इज इक्वल टू -2q। अब इससे x की वैल्यू को, ये जरूरत ही नहीं इतना करने की, तो इसमें अगर x की वैल्यू रखते हो तो ये सेटिस्फाइड होगी इक्वेशन, तो हमारा सॉल्यूशन चेक भी हो गया। भाई x की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली 3q/2, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां 3q/2 रखूंगा तो इस प्लेट पर तो चार्ज पता लग गया, और इस पर हमेशा इसका अपोजिट आता है तो -3q/2। अब ये हमने चारों सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लिया, आंसर सही है या गलत, कुछ गलती तो नहीं होगी, उसको चेक करने के लिए दोनों चार्ज का सम करो, वही आना चाहिए -2q। अगर वो सम आ रहा है तो ये हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। थैंक यू।